हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो सेशन में बात करने जा रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के संशोधन के बारे में। तो आप इंडियन पॉलिटी के और भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ अन्य कोर्सेज हिस्ट्री, पॉलिटी और हिस्ट्री ऑप्शनल, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस सेशन का प्रीव्यू मैं बता दूं आपको कि इस सेशन में आप सीखेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि संशोधन किसे कहते हैं। ओके, क्या होता है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ी, एंड किसके पास ये अधिकार है कि वो हमारे संविधान में संशोधन कर सके, इसका स्रोत क्या है, अमेंडमेंट के प्रकार कितने होते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये दोनों बातें जानेंगे। और ये दोनों टॉपिक बाद में जानेंगे कि इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स और कितने अमेंडमेंट हुए, ये सबको पता है, करिए कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में बताया था कि मोर देन 100 से ज़्यादा है संविधान संशोधन हो चुका है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक सवाल आपके लिए है जो मैं बताऊंगा ही कि संशोधन क्यों आवश्यक है। बदलते परिस्थिति और समय की मांग जो होती है, उस वजह से हमें अपने कानून में बदलाव लाने होते हैं और नए नए कानून लाए जाते हैं। कई बार पुराने कानून को हटा दिए जाते हैं और उसके स्थान पे नए कानून लाए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है संशोधन। तो आप समझ गए कि संशोधन किसे कहते हैं। या फिर जब किसी कानून में कोई त्रुटि होती है, किसी भी कानून में कोई त्रुटि है, तो इसे ठीक करने का प्रयास किया जाता है संशोधन के माध्यम से। और जब कानून ठीक हो जाता है, इसको अमेंड कर देते हैं। अमेंड का मतलब क्या होता है, मरम्मत करना, है ना। जब अमेंड कर देते हैं तो यही कहलाता है अमेंडमेंट। तो आई होप आप अमेंडमेंट समझ गए। अब बात करते हैं कि क्या हमारे संविधान में ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमारे अपने देश का है क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो आपसे सवाल कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से विथड्रॉ किया गया है इसे। तो ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारे देश में, वहाँ से इंस्पायर होकर हमने ये लिया है। हालांकि इस बात पे काफ़ी डिबेट चल रही थी स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो आप देखिए, हमारे देश का जो संविधान है ये लिखित संविधान है, ये याद रखें, और विश्व का सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट। ओके, सबसे लार्जेस्ट ये है। एंड यहाँ पे तो आप बताइए, दो तीन चीज़ें बताता हूँ। एक तो ब्रिटेन जो है वहाँ भी संविधान है, लेकिन यहाँ पे अलिखित संविधान है। और ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं संविधान संशोधन समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ इसके प्रोविजन को। और एक है अमेरिका, जहाँ संविधान है, यहाँ पे लिखित संविधान है। लेकिन अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर है, जबकि यहाँ पे ईजी है, यानी कि आसान है। तो आप बताइए भारत में कैसा है। भारत में इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है, जिसे कहते हैं सिंथेसिस ऑफ बोथ, यानी कि अमेरिका ना ही मतलब यहाँ पे कठोर है, ना ही आसान है, ठीक है। इन दोनों का मिला जुला रूप हमारे संविधान में दिया गया है। अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि देखो अभी मैं जितने सारे लाइन बोलूंगा वो सारे के सारे आपके एग्जाम में लाइन बाय लाइन या फिर डिट्टो तो नहीं आ सकते, पर इनडायरेक्टली आएंगे। किस आर्टिकल में है बात करें तो ये आर्टिकल 368 में है। किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 20 में है, संविधान के भाग 20 में इसके बारे में दिया गया है कि इसके प्रकार और प्रोसीजर। ओके, तो अब ये बताइए कि इसका ऑथोरिटी किसके पास है। संसद कर सकता है इसमें संशोधन, और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकते हैं क्या, मतलब राज्य विधानमंडल भी कर सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास इसकी ऑथोरिटी है कि वो हमारे संविधान में संशोधन कर सके। अब बात है कि जो संविधान है हमारा, ठीक है, तो कंप्लीट संविधान में संशोधन हो सकता है क्या, नहीं, कंप्लीट संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि पार्लियामेंट जो है हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर, इसे पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं, इसमें संशोधन नहीं होगा।
ये बात ध्यान में रखें। और ये किस केस में कहा गया था, तो आप ये बगल में फोटो देख रहे हैं, ये है केशवानंद भारती जी। इन्होंने अपना एक प्ले डाला था 1973 में, बहुत फेमस केस है हमारे संविधान में, केशवानंद भारती बनाम केरला। ओके, केशवानंद भारती बनाम केरल। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस which forms the basic structure of the constitution। ओके, अब नेक्स्ट सवाल आपसे ये बताइए कि संविधान का गार्जियन किसे माना गया है। संविधान जैसे हर किसी के पेरेंट्स होते हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं। ओके, तो संरक्षक कौन है, तो संविधान, अब ये चित्र आप पहचान रहे हैं क्या है। अगर कोई इसे पार्लियामेंट समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। ये है सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हमारे संविधान के संरक्षक होते हैं, अंगरक्षक होते हैं, गार्जियन होते हैं, जो भी आप कस्टोडियन कह सकते हैं, कस्टोडियन। एंड तो ये आप याद रखें, पूछा जा सकता है ये सवाल, क्योंकि कानून की व्याख्या जो करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। कानून गलत बनते हैं, उसकी वैधता, संवैधानिकता की जांच जो करता है, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है इसके पास, इसलिए ये इंटरप्रेटर माना जाता है इनको, हमारे संविधान का। ओके, तो ये कुछ बैकग्राउंड की बातें थी, पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब पता है कि संविधान में संशोधन कैसे होता है, इस बात को पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझना होगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये तो मैंने बता ही दिया कि आर्टिकल 368 में इस बात का मेंशन किया गया प्रोसीजर का। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है, इसको इनिशिएट कैसे करते हैं, इनिशिएट कैसे करते हैं इसे, कि इसको इनिशिएट किया जाता है ओनली बिल को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बिल के इंट्रोडक्शन के माध्यम से किया जाता है। तो अब बताइए कि ये कहाँ लाया जा सकता है, ये राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। अमेंडमेंट बिल कौन ला सकते हैं, तो मिनिस्टर ला सकते हैं, मतलब मंत्री, या फिर प्राइवेट मेंबर। तो आपको पता है प्राइवेट मेंबर क्या होता है, बिल दो प्रकार के हो जाते हैं, आप यहाँ से समझिए। बिल जो होते हैं, इसे हिंदी में भी बिल ही लिखेंगे। बिल दो प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक यानी कि जिसे पब्लिक बिल कहते हैं, सार्वजनिक इसे इंग्लिश में पब्लिक बिल कहा जाता है। और दूसरा होता है निजी बिल, निजी बिल, तो निजी, ये सही जगह, निजी बिल यानी कि प्राइवेट बिल। ओके, अब इसमें अंतर क्या है ये आप यहीं पे समझ लीजिए कि मिनिस्टर तो जो मंत्री बनते हैं वो मिनिस्टर ही कहलाते हैं, और जो मंत्री नहीं है, जो मंत्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो वो प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। और यही जो प्राइवेट मेंबर है, सिर्फ मेंबर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बिल लेके आते हैं उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और जो मंत्री जिस बिल को लेके आते हैं उसे बोला जाता है सार्वजनिक बिल यानी कि पब्लिक बिल। ओके, अब समझ गए इसे। अब और भी बातें जानते हैं, अभी अभी खत्म नहीं हुआ। ओके, तो 3 बातें आपने जानी। उसके बाद अब ये दोनों, अब बिल आ गया। ओके, अब इसे पास करना पड़ेगा, इसे पास करना पड़ेगा दोनों हाउस से, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हाउस का मतलब राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पे इन दोनों से इसे पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ। इस बिल को पास किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या मतलब, उसका होता है विशेष बहुमत, है ना, विशेष बहुमत से इसे पास करना पड़ेगा। ओके, तो विशेष बहुमत क्या होता है आगे उसके टाइप में मैं बता दूंगा काफी डिटेल में, तो बस आप यहाँ ध्यान रखिए। विशेष बहुमत से उनको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से उनको पास करवाना होता है। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों इसे अलग अलग पास करेंगे, इनको अलग अलग पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ। स्पेशल मेजोरिटी, है ना, अलग अलग पास करेंगे स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे अब बताइए कि अगर कोई डेडलॉक आता है कि इसने राज्यसभा ने लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, या फिर राज्यसभा ने कर दिया लोकसभा ने नहीं किया, तो डेडलॉक का सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग
और यहाँ मतलब ये जॉइंट सीटिंग, जो जॉइंट सीटिंग का मतलब होता है संयुक्त बैठक, इसे इंग्लिश में कहते हैं संयुक्त बैठक। 108 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। तो लेकिन इसमें प्रावधान नहीं है संविधान संशोधन में, संविधान के संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं है, इसे भी आप याद रखें। ठीक है, दोनों में डेडलॉक होता है तो संविधान संशोधन है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल। किसी भी कंडीशन में इसके संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रोविजन नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी रिपीट करता हूँ कि कुछ जो बिल होते हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर के होते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी कि संघीय ढांचे के, संघीय रूप के होते हैं। तो इसे पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट यानी कि संसद इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा। इस तरह की बिल को कैसे पास करेगा, स्पेशल मेजोरिटी से। ओके, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा। फिर दूसरी ओर इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया, फिर इसे जो आधे राज्य होते हैं, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इसे पास करेंगे सिंपल मेजोरिटी के साथ, उनको पास करना पड़ेगा। सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करके वो वापस भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास। फिर जब ये कंसेंट दे देंगे तो वो बन जाएगा कानून। तो ये बेसिकली, और दोनों जो हाउसेस हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, इन्हें विधिवत तरीके से पास करना पड़ता है। और साथ ही साथ जब ये यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बता दिया पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा, और फिर जब स्टेट में जाता है तो यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं, इन दोनों को विधिवत तरीके से दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ता है। अब बताइए कि अगर इन्होंने पास कर दिया, एक और डायग्राम से आपको समझा देते हैं, काफ़ी आसानी से आप समझ जाएंगे डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, ज़्यादा फिलॉसफी और लेक्चर काम नहीं आता, आप डायग्राम से समझेंगे सिंबॉलिक वे में आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे दो हाउस हैं, राज्यसभा लोकसभा, यहाँ पे दो हाउस होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। ओके, इन दोनों ने क्या किया, विधिवत तरीके से पास कर दिया। अब यहाँ से और यहाँ से अब ये आ गया प्रेसिडेंट के पास आएगा। अब प्रेसिडेंट के पास बहुत से वीटो पावर है, पता है आपको, लेकिन इस कंडीशन में राष्ट्रपति जो हैं इनको इसको ये रोक नहीं सकते हैं, विथ होल्ड नहीं कर सकते, मतलब रोक नहीं सकते इस बिल को, ना ही इसे वापस भेज सकते हैं, रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, वो रिटर्न नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं, रिटर्न वापस नहीं भेज सकते हैं विचार पुनर्विचार के लिए। इनको मस्ट असेंट, है ना, इनको उस बिल पे अपनी अनुमति देनी पड़ेगी। सीधा सीधा ये कहा गया था, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ही कैन नीदर विथहोल्ड his assent to the bill nor return the bill for reconsideration to the parliament. ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है। अब एक डायग्राम से आप और समझिए। अब ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी ने इसे इस पे अपनी सहमति दे दी, तो अब ये जो है संविधान संशोधन बिल था, अब ये बन जाएगा एक्ट। बिल आया, राज्यसभा लोकसभा ने पास किया, स्पेशल वो केस है स्टेट लेजिस्लेचर वाला, इसे छोड़ देते हैं। फिर ये आया कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास, है ना। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इसको अपना असेंट दे देते हैं, असेंट यानी कि सहमति। तो अब ये जो बिल होता है वो बन जाता है एक्ट यानी कि अधिनियम। बिल जो बन गया अब ये बन गया अधिनियम। तो ये है कानून में संशोधन यानी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आप इसे आसानी से इस चित्र से समझ सकते हैं। पूरा जो मैंने इतना आपको सार बताया, इसका इतना ही सॉल्यूशन है। बिल आया, राज्यसभा लोकसभा ने पास किया, किससे करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया इन्होंने। फिर प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने अपनी अनुमति दी और ये बन गया एक्ट। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
लेकिन एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जब भी कोई बिल आता है यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, इनकी प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है संविधान संशोधन बिल में। कुछ हैं जैसे मनी बिल आता है, तो उसमें उनका पूर्व अनुमति जरूरी होता है उस बिल में। बाकी ऑर्डिनरी लॉज जो आते हैं वो सब भी बिना अनुमति के लाए जाते हैं। ओके, तो ये आप समझ गए कि कैसे बिल से एक्ट बना। बस संशोधन की प्रक्रिया इतनी ही है। अब आप इस बात को जानिए कि इसका प्रोसीजर हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की। कितने प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं? तो देखिए, आर्टिकल 368, जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। पर एक बात समझिए कि इसमें दो प्रकार के ही हैं। इसमें दो प्रकार के अमेंडमेंट की व्यवस्था दी गई है। एक है स्पेशल मेजॉरिटी, यह है स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत। ओके, विशेष बहुमत से पास करेंगे। और दूसरा जो इसमें दिया हुआ है वो है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी ये पार्लियामेंट का और प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, जो मैंने पहले बता दिया था। फिर से वापस रिपीट करता हूँ, हाफ ऑफ द स्टेट। और ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ करेंगे, है ना, सिंपल मेजॉरिटी। तो ये है तीसरा। अब लेकिन यहाँ पे हमारे संविधान में जो है ये 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। कितने प्रकार से किए जाते हैं? तो 3 तरीका है। ओके, अब 3 तरीका कौन कौन से हैं और वो आप जान लीजिए। 3 तरीका मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तरीके 3 अपनाए गए हैं। एक है सिंपल मेजॉरिटी, जो संविधान ये पार्लियामेंट करता है। ओके, तो अब एक एक करके आप जानिए कि मैंने पहले बताया था कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, ये बताते हैं। अब टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी जानते हैं कि मेजॉरिटी के प्रकार, अमेंडमेंट के प्रकार कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। और 4 इसमें मेजॉरिटी भी आप 4 प्रकार के जानोगे। मेजॉरिटी जो होती है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है ये है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है? सिंपल में जो मेजॉरिटी होता है, आप देखिए पहले जान लीजिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है, स्पेशल मेजॉरिटी होता है और इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है। इन सब का हिंदी आपको पता है। सिंपल मतलब साधारण, एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण बहुमत, स्पेशल यानी कि विशेष, और इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। ओके, तो अब जानते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। सिंपल मेजॉरिटी आप देखिए यहाँ पे, मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब ये है कि किसी हाउस में अगर बात करें, किसी भी हाउस को ले लेते हैं कि अगर सिंपली राज्यसभा ले लेते हैं। राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर हैं? 245 मेंबर हैं। अब 245 मेंबर हैं तो इसमें से मान लीजिए कि ये मान लेते हैं कि 45 अब्सेंट हैं इसमें। ठीक है, 45 लोग जो हैं वो अब्सेंट हैं। तो बचे कितने? 200 लोग आए प्रेजेंट हैं। तो सिर्फ इसमें प्रेजेंट का ध्यान रखेंगे। तो प्रेजेंट का आधा प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा कितना? 101 लोग वोट करेंगे। ये हो गया सिंपल मेजॉरिटी। इसी तरह सिंपल फार्मूला। ओके, तो ये हो गया। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये होता है मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ क्या होता है कि पूरे राज्य, मान लीजिए लोकसभा में टोटल कितने मेंबर है? 545। टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया? 545, यानी कि इसका 50%। तो इसका 50% कितना होगा? आपको मैथ आता होगा तो इसका करेंगे तो आप 273 आएगा। तो इससे ज़्यादा हो गया। अब है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यही हो जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। थोड़ा सा इसमें बदलाव ये होता है, बेसिकली थोड़ा सा अंतर आप ये देखिए। इसमें ये होता है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% मेजॉरिटी। यहाँ पे है टोटल मेंबरशिप। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, टोटल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप है ना, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने मेंबर मौजूद हैं उसका 2/3 जो वोट करेंगे और
प्लस 50% टोटल का, है ना, यानी कि ये एब्सोल्यूट वाला जो मेजोरिटी है, इन दोनों को मिला के हो जाता है, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी। आई होप, क्योंकि देखिए इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो सिर्फ कन्फ्यूजन है, जितना लोग हैं उसका एब्सोल्यूट मेजोरिटी आप इसमें डाल दो, और 2/3 जितने प्रेजेंट हैं और जो वोट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 245 लोग हैं क्या राज्यसभा में, इसके प्रतिनिधि यहाँ, और आप ये मान लीजिए कि इसमें 105 लोग उपस्थित हैं, ठीक है, 105 लोग उपस्थित है और 105 लोग वोट करेंगे, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 2, यानी कि 70 लोग इधर, और इसका 45 पर, इसका 50% प्लस 1 कर दीजिए, ओके, तो ये हो जाएगा 123 और इधर 70, दोनों मिला के हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी। ये है स्पेशल मेजोरिटी। अब बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी में ये होता है कि जितने मेंबर होते हैं उनका स्ट्रेंथ, मतलब 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, या और उसमें जो नहीं है, जो सीट वैकेंट है, खाली है, जैसे, तो उसका माइनस करते। मान लो 245 सीट टोटल राज्यसभा में है और 45 सीट खाली है, तो बचा कितना, 200। अब 200, अब इसका 50% प्लस 1 कर दीजिए, इसका 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2/+1 यानी कि 101। तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितना हो गया, 101 हो गया है। तो अब ये बात करें, आपको मैं बताऊंगा कि इफेक्टिव मेजोरिटी के तहत किसे हटाया जाता है, तो इसका मतलब यूज कहाँ पे है, ओके। तो एक एक करके आप जानते हैं, यहाँ पे तीनों तरीके मैंने ऑलरेडी बता दिए थे कि वे जो हैं 3 प्रकार के हैं। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के स्पेशल मेजोरिटी हो गया, और ये यहाँ पे 2-2 बार हो गया है ना, ओके, और यहाँ पे सिंपल कर देते हैं, ये सिंपल हो जाएगा ना, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। तो थोड़ा जल्दी ब्रीफ में आप जान लेते हैं कि जो सिंपल मेजोरिटी के तहत कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं। तो कुछ के नाम में जो महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, शेड्यूल मैंने बताया था कल, तो कौन कौन से शेड्यूल को किया जाता है। तो शेड्यूल जो 5th है और 6th है, और जो 2nd शेड्यूल है, तो थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, क्रम में याद रखें, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, शेड्यूल 2nd एंड 5th और 6th जो है, इनको सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंड किया जाता है। उसके बाद एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट को हमारे देश में शामिल करना, ये भी सिंपल मेजोरिटी होगा। साथ ही साथ इसमें और एक कोरम, कोरम यानी कि गणपूर्ति जिसे कहते हैं हिंदी में, गणपूर्ति क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 545 मेंबर हैं, तो कार्रवाई कब चालू होगी, इसका अगर 1/10 आ गया, यानी कि 54, यानी कि 55 लोग अगर पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तभी वहाँ की कार्रवाई चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो ये होता है कोरम, इसको बोलते हैं 1/10 होता है कोरम, ये भी याद रखें, पूछा जाएगा कि कोरम कितने होते हैं संसद में, तो 1/10। ओके, तो इलेक्शन जो होता है पार्लियामेंट का, उसमें अगर कोई संशोधन करना हो, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये सब आते हैं सिंपल मेजोरिटी में। तो ये विशेष करके यही सब 5 याद रखें, शेड्यूल में कौन कौन से हैं, एंड नए स्टेट का उसमें इंक्लूजन करना। एक और जो महत्वपूर्ण है, जो कई बार सवाल पूछे जाते हैं, विधान परिषद जो होते हैं, विधान परिषद, तो आपको पता है विधान परिषद, इसका निर्माण और विघटन, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। संविधान संशोधन इसमें किस प्रकार का होगा, तो साधारण बहुमत के द्वारा से पास किया जाएगा। क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी के तहत कौन कौन से किए जाते हैं, तो 2 हैं, एक है फंडामेंटल राइट और दूसरा है DPSP, यानी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा है जो कि फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में शामिल है। फर्स्ट कैटेगरी में क्या था, सिंपल मेजोरिटी वाला, और थर्ड कैटेगरी में क्या है कि पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विथ सिंपल मेजोरिटी। स्टेट जो करता है दोनों करेगा, वो सिंपल मेजोरिटी के साथ करके भेजेगा। ओके, तो इसमें इतना ही है। और अब बात करते हैं कि कौन ऐसे कानून हैं जिसको कि राज्य भी रेक्टिफाई करता है और पार्लियामेंट करके भेजता है। तो मान लीजिए कि GST का बिल आया था, GST लाया, तो सबसे पहले इसे किसने पास किया,
इसे पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया। कैसे किया? स्पेशल मेजोरिटी। फिर आधे स्टेट, पूरे सारे स्टेट को भेजे गए, जिसमें कि आधा से ज़्यादा यानी कि 28 स्टेट है अभी। तो हालांकि जब ये पास हुआ था तो 29 थे, यानी कि 29 का कितना हो जाता है? 14.5, यानी कि 15 से ज़्यादा कि 14.5 स्टेट तो कोई होगा नहीं। ओके, तो उसको पूरा पास करना था सिंपल मेजोरिटी के साथ। स्टेट लेजिस्लेचर जो करता वो सिंपल मेजोरिटी के साथ करके भेजा प्रेसिडेंट के पास, फिर असेंट मिला, फिर वो बन गया कानून। तो यहाँ पे याद रखें, यानी कि जीएसटी, क्योंकि ये कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर में आता है ना जीएसटी। क्योंकि अब जीएसटी काउंसिल में, अगर C4 काउंसिल हो गया है ना, जीएसटी काउंसिल में अगर कोई अमेंडमेंट करना हो तो ये भी आएगा। और साथ ही साथ फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 7th शेड्यूल जो है, 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची, इसमें संसद, और क्योंकि ये 7वीं अनुसूची है तो इसमें 3 लिस्ट मैंने बताया था, लिस्ट 1, 1 and 2, 3 एंड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो इसमें भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ तो होगा ही, ठीक है। और साथ ही साथ आधे से ज़्यादा स्टेट का इसमें रेक्टिफिकेशन का आवश्यकता है, उसको पास करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट हो तो ये भी यहाँ इसके आधार पे किया जाएगा। और जीएसटीसी हो गया, जीएसटी काउंसिल बता दिया मैंने। और इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, शॉर्ट में प्रेज कह सकते हैं, एंड उससे जुड़ी जो बातें होते हैं, इन सबको, इन सारे इस बहुमत जो होता है आधार पे किया जाता है, ठीक है। कौन से बहुमत? स्पेशल मेजोरिटी और आधे स्टेट के रेक्टिफिकेशन के द्वारा। इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में थोड़ा बता दूं, जिसे मैंने इसमें मेंशन किया नहीं। तो इफेक्टिव मेजोरिटी में जो होता है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, इन दोनों को इससे तरह से हटाया था। और सेम तरीके से स्पीकर जो स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं, मतलब राज्य के मंडल विधानसभा के जो चेयरमैन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको, ओके, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उन्हें भी इसी आधार पर हटाया जाता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? ये चेयरमैन होते हैं ना राज्यसभा के, तो इस तरह से इनको, तो ये सारी इफेक्टिव मेजोरिटी में आता है। तो ये कुछ था, आपने सीखा कि पूरा का पूरा संशोधन आपने सीख लिया। ओके, तो आई होप आप किसी को भी पूरे आसानी से समझा सकते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या सीखा? प्रक्रिया पूरा समझ लिया आपने, ओके, फिर आपने इसके प्रकार समझ लिए, और विषय जो होते हैं वो भी समझ लिया कि कौन से विषय किस बहुमत के आधार पे होता है। तो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा संविधान संशोधन से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव एन ऑसम डे।